हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 2 के बारे में। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। इसमें प्रीवियस ईयर में आए गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक 4-5 वर्ष का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता से अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? सबसे पहले हम समझते हैं फ्रायड कौन है। देखिए, फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इदम अहम परा अहम के कॉन्सेप्ट को दिया हुआ था। इनके द्वारा दो और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो लड़कियों का स्नेह उनके पिता के प्रति होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और जो लड़कों का स्नेह उनकी माता के तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बालक अपने माता से अत्यधिक प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? माता से अत्यधिक प्रेम करता है। तो इसके अंदर कौन सी ग्रंथि होगी? इसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। अगर लड़की की बात करता तो लड़की के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल में अगर हम लोग एक बार बैलेंस बनाना सीख लेते हैं तो हमें स्कूटी चलाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण है? मतलब एक चीज़ को सीखा गया किसी दूसरे चीज़ में अगर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं तो वो किस प्रकार का अधिगम अंतरण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्व अंतरण। द्विपार्श्व अंतरण का मतलब वो होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखे हैं और वो दो अलग अलग एरिया में यूज़ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलेरिया, डिसफेसिया, ये हर साल एग्जाम में कोई ना कोई आता है। जो अक्षमता संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया संप्रेषण संबंधी अक्षमता। संप्रेषण मतलब संप्रेषण किसे कहते हैं? बातचीत करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। उससे संबंधित जो अक्षमता है उसको हम लोग डिसफेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसफेसिया। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो पीड़ित जो छात्र होते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करने एवं मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न हो जाता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे हमें डिसफेसिया हो जाता है। आगे बात करते हैं डिसलेक्सिया की। देखिए, पढ़ने के लिए जो अक्षमता होती है, जो पढ़ने के लिए अक्षमता होती है उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया, ग्राफिया का मतलब ही है ग्राफ से संबंधित, मतलब अगर कुछ लिखना हो उससे संबंधित अगर कोई विकार हमारे अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसग्राफिया। आगे है डिसकैलकुलेरिया। देखिए, कैलकुलेरिया का संबंध कैलकुलेटर जैसा लग रहा है, और कैलकुलेटर का संबंध हम लोग किस में यूज करते हैं? कोई गणना करने में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न की क्रिया करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। तो डिसकैलकुलेरिया से हम लोग याद कर देंगे कि यह गणित संबंधी अक्षमता जो है उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डिसफेजिया। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? देखिए, प्रजातांत्रिक का मतलब ही ये होता है कि उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से, मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो बच्चों से अपनी कम्युनिकेशन को जारी रख रहा है पढ़ाते समय, उसी को हम लोग कहते हैं प्रजातांत्रिक। मतलब इसमें जो पढ़ने वाला होता है और जो पढ़ाने वाला होता है दोनों की भागीदारी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रजातांत्रिक। तो पहला है व्याख्यान विधि। देखिए, व्याख्यान विधि बहुत ही बोरिंग विधि है। जैसे इसमें क्या होता है, बहुत ही बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं। जैसे कोई टीचर आया और एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगा, किसी बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई उसी में सोने लग रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्याख्यान विधि। तो क्या ये प्रजातांत्रिक है? इसमें बच्चे भाग ले रहे हैं? नहीं। व्याख्यान विधि में सिर्फ टीचर ही बोलता जाता है। तो यहाँ बोला है कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। देखिए, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को बना के लेके आते हैं,
पीपीटी वगैरह, उसको हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि। ये क्या होता है, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं इसको देखने के लिए। नेक्स्ट आपका है सामूहिक परिचर्चा विधि। सामूहिक परिचर्चा में क्या होता है कि कई ग्रुप बना लिए जाते हैं, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और बच्चों की जो है आउटपुट को देखा जाता है कि बच्चे क्या क्या आपका जवाब दे रहे हैं। और नेक्स्ट है सहभागी विधि। सहभागी विधि मतलब होता है साथ साथ भाग करना, मतलब किसी चीज़ में साथ साथ किसी कार्य को करना, उसे कहते हैं सहभागी विधि। तो देखिए, प्रोजेक्ट विधि, समूह परिचर्चा विधि और सहभागी विधि तीनों प्रजातांत्रिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन व्याख्यान विधि क्या होता है, व्याख्यान विधि में सिर्फ अपनी ही बातें लोग रखते हैं और अपनी ही बातें सुनते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट ज़्यादा लेता नहीं है, खासकर बच्चे तो एकदम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधक नहीं है। देखिए, यहाँ वर्ड है नहीं है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। समस्या समाधान, हमारे पास अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान करने में ऐसा कौन सा चीज़ है जो बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है सूझ है। देखिए, सूझ क्या होता है, अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम दी गई है, अगर हम अपनी थिंकिंग को उसके लिए अच्छे से सोचें तो उसी को सूझ बोलते हैं। तो ये तो बाधक नहीं हो सकती, ये तो काफ़ी यूज़फुल होता है कि हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है चिंता। देखिए, अगर हम लोग चिंतित रहेंगे तो हम लोग अपनी समस्या को समाधान नहीं कर पाएंगे, ये तो एक तरह से बाधा ही है। नेक्स्ट है भगनासा। देखिए, भगनासा अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम लोग अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नकारात्मक मनोवृत्ति। अगर हमारी मनोवृत्ति ही नकारात्मक है कि नहीं, हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, तो समस्या का समाधान कैसे होगा, वो तो हो ही नहीं पाएगा। अगर हम लोग समस्या को देखने से पहले ही अपने माइंड में ये सेट कर लें कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो समस्या का समाधान तो कभी होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूझ। सूझ जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। देखिए, संवेग क्या होता है, अपनी भावनाएं, जैसे मान लीजिए रोना है, हंसना है, तो ये सब क्या होते हैं, संवेग होते हैं। डर जाना है, तो इसमें बोला है कौन सा एक संवेग है, तो उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी ध्यान, सी है आमोद, डी है स्मृति। देखिए, इन चारों ऑप्शन में जो आमोद है, आमोद मतलब किसी चीज़ को देख के खुश होना, आमोद प्रमोद मतलब किसी चीज़ को देख के खुश होना। उद्दीपक जो है वो कोई संवेग नहीं है, ध्यान भी कोई संवेग नहीं है और स्मृति भी कोई संवेग नहीं है। संवेग वो होता है जो हमारे चेहरे द्वारा, हमारी भावनाओं द्वारा जो व्यक्त होते हैं, उसको हम लोग संवेग बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन और डैश 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 के बीच की संगति है। मतलब अधिगम प्रक्रिया जो होती है, अधिगम क्या होता है, सीखना और सिखाना अधिगम कहलाता है। तो यह किसके किसके बीच में होती है, उद्दीपन और पूर्व अनुभव के बीच में, अनुक्रिया के बीच में, व्यवहार के बीच में और पशु के बीच में। देखिए, पशु तो कुछ होगा ही नहीं इसमें, तो ये पशु जो ऑप्शन है वो एकदम ऐसे ही निकल जाता है, एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में हम लोग कोई उद्दीपन देंगे, उद्दीपन के प्रति अगर कोई बच्चा कोई अनुक्रिया कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधिगम, मतलब वो कुछ सीख रहा है। हम उसके सामने कुछ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और बच्चा कोई अनुक्रिया दे रहा है तो उससे वो कुछ सीख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो किसी नई भाषा को सीखना है, नई भाषा को, अब नई भाषा में तो हमें कुछ पता रहता नहीं है, तो शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन नंबर ए है, शब्दों के निर्माण से। तो शब्द जो हमें कुछ पता ही नहीं है और हम सीखने की प्रारंभिक स्थिति में, ऐसे मान लीजिए हमें हिंदी आ रही है और हमें फ्रेंच नहीं आती है, जब फ्रेंच आती ही नहीं है तो शब्द का निर्माण कैसे करेंगे, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वाक्यों के निर्माण से। जब शब्द ही नहीं आ रहे हैं, हमें अक्षर का समझ ही नहीं है, तो हम लोग वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग नई भाषा सीख रहे हैं, उसके लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, मतलब अक्षर और शब्द, पहले अक्षर सीखेंगे फिर शब्द बनाएंगे, उनके मध्य जो होता है कॉम्बिनेशन से, वैलेंस से हम लोग क्या करेंगे, नई भाषा को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समावेशी कक्षा कहते किसको हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा वो होती है जिसमें जो हमारा मंदबुद्धि बालक है वो, जो पिछड़ा बालक है वो, जो सामान्य बालक है वो, और जो
कुशाग्र बुद्धि का बालक है, वो सभी को मिला के जो कक्षा बनती है उसको हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा सॉरी। तो इसमें क्या होता है, समावेशी कक्षा में कौन कौन से छात्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है केवल विशिष्ट, कह रहा है केवल विशिष्ट छात्र। आगे कह रहा है केवल सामान्य छात्र, तो केवल सामान्य छात्र भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी है कि विशिष्ट एवं सामान्य छात्र दोनों। तो हाँ, ये देखिए समावेशी का मतलब ही ये होता है कि सामान्य और विशिष्ट दोनों को मिलाकर कक्षा बनी हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन 9वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुभाषी और प्रतिभाशाली। अब ज़रूरी तो नहीं है जो बच्चा बहुभाषी है वहीं उस समावेशी कक्षा में आए और जो प्रतिभाशाली है वहीं आए। समावेशी का मतलब ही होता है कि सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों बैठकर एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं, उसे ही बोलते हैं समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? देखिए यहाँ पे पहले देखिए गणित संबंधी अधिगम है, उसकी अक्षमता मतलब गणित में जो बच्चे हैं उनकी जो अक्षमता है उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर है ए है निरसता संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर बी है पठन संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर सी है गणना संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया होता कि उपयुक्त में से सभी, लेकिन यहाँ पे दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए देखिए गणित की बात है तो हमेशा गणना संबंधी दोष होती है बच्चों में। गणना क्या होती है, कभी कभी गणना बहुत बड़ी हो जाती है। अब छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गणना करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए उनका मन नहीं लगता पढ़ने में और उनको गणित संबंधी अधिगम अक्षमता हो जाती है। निरस्ता संबंधी दोष भी हो सकता है और पठन दोष भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इसलिए हम लोग बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन गणित संबंधी है तो गणना दोष ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और इसका प्रीवियस वीडियो जो है पहला वीडियो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी ऐसे ही 10 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।